हेलो प्यारे बच्चे, मैं डी.के. अंजन आप लोगों के बीच फिजिक्स की एक नई टॉपिक लेके हाजिर हुआ हूँ, जिसे हम कहते हैं मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या इसे हम इलास्टिसिटी के नाम से जानते हैं। आज आप लोग को मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड में व्हाट इज इलास्टिसिटी एंड व्हाट इज प्लास्टिसिटी क्या होता है, इसके बारे में पूरी डिस्क्रिप्शन देंगे। सबसे पहले इस प्रॉपर्टीज को देखें तो मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड जो होता है वो हमारे लाइफ में भी चलता है। जैसे आप लोग देखे होंगे, कभी कभी आप गांव वगैरह में देखते होंगे कि आम का पेड़ वगैरह होता है और उस पर आप चढ़ जाते हैं तो डाली झुक जाती है, या कभी कभी फूल वगैरह तोड़ने के लिए आप डाली को झुका करके और फूल उसमें से तोड़ते हैं। तो वहां पर देखने वाली बात यह है कि आप जैसे ही उसको खींचे और उसके बाद खींच के जब छोड़े तो वो जहां था वहीं हो गया, यानी अपनी पुरानी कॉन्फ़िगरेशंस को, पुरानी पोजीशंस को, है ना, वो अकर कर लिया, जो दिखाता है कि उसमें इलास्टिसिटी का गुण है। उसी तरीका से जैसे आप एक बैलून में अगर हवा भरते हैं और हवा भरने से आप देखिएगा कि उस बैलून का जो साइज है ना, वो पहले छोटा साइज होता है, लेकिन उसमें हवा भरने से उसकी साइज धीरे धीरे बढ़ जाता है। यानी फोर्स लगा के आप उसमें, है ना, एयर फिलअप किए और एयर जब धीरे धीरे निकलता है तो बैलून अपनी पुरानी कॉन्फ़िगरेशन को अकर कर लेता है। तो ये भी जो दिखाता है ना, इलास्टिसिटी के गुण को। उसी तरीके से और भी बातें बहुत सारी हैं। जैसे आपने मिठाई खरीदने गए होंगे तो वहाँ मिठाई वाले डब्बे के ऊपर रबड़ लगाया जाता है, और उस रबड़ को देखिए, पहले वो रबड़ काफ़ी छोटा साइज में होता है, लेकिन मिठाई वाले डब्बे के ऊपर जब रबड़ को लगाया जाता है तो उसको स्ट्रेच करके बढ़ा दिया जाता है और फिर डब्बे के ऊपर लगा जाता है। फिर जब आप डब्बे खोलते हैं तो उस रबड़ को जब उससे हटाते हैं तो फिर रबड़ वही साइज का हो जाता है जिस साइज का वो पहले रहता है। तो ये भी दिखाता है फेनोमेना ऑफ इलास्टिसिटी का। इसी तरीके से जो प्रॉपर्टीज कोई बॉडी रिगेन कर लेता है अपनी पुरानी सिचुएशंस को, उसको हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। लेकिन बहुत सारे ऐसे भी ऑब्जेक्ट है जिसको अपनी पुरानी पोजीशन रिगेन नहीं कर पाता है। जैसे आप देखें तो लोहार वगैरह को देखते होंगे, तो लोहार वगैरह जो होता है वो किसी पतरे को पीट पीट कर हथौड़े से, है ना, हैमर से पीट के उसके साइज को बढ़ा देता है, लेकिन वो साइज फिर से वापस जैसा लोहा था वैसा नहीं बन पाता है। इसका मतलब है कि वहाँ भी प्रॉपर्टीज ऑफ इलास्टिसिटी नहीं बल्कि प्रॉपर्टीज ऑफ प्लास्टिसिटी आ जाता है। इसी तरीके से आपने देखा होगा लंप ऑफ मड। लंप ऑफ मड कहने का मतलब है ना कि मड का ढेर, कीचड़ का ढेर देखते होंगे, और उस पर अगर पत्थर से आप ऐसे मार देते हैं तो कीचड़ का ढेर एक अलग शेप का बन जाता है, जो पुरानी अपनी शेप को रिगेन नहीं कर पाता है। तो यही सभी फेनोमेना है जो प्लास्टिसिटी को दिखाता है और इलास्टिसिटी को दिखाता है। तो हम लोग मेन इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं कि व्हाट इज प्लास्टिसिटी एंड व्हाट इज इलास्टिसिटी, और उसी प्रॉपर्टीज की कहानी हम इस टॉपिक के अंतर्गत पढ़ेंगे जिसका नाम है मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। तो प्यारे बच्चे, आप लोग सारे लोग हेडिंग लगा लें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या उसी को हम लोग इलास्टिसिटी का हेडिंग बनाएंगे, क्योंकि इलास्टिसिटी की पूरी कहानी हम लोग पढ़ने वाले हैं। अब सब लोग इसे बढ़िया समझेंगे, मैं बारी बारी से समझाऊंगा, इसकी कहानी लिखूंगा। तो सब लोग हेडिंग डालें मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। हम लोग हेडिंग लगाएंगे मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड। क्या लगाएंगे हेडिंग? मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड, या आप हेडिंग लगा लीजिए इलास्टिसिटी, क्योंकि इसके अंदर हम पूरी तरह से इलास्टिसिटी ही समझने वाले हैं कि क्या है इलास्टिसिटी। अब बाबू लोग इस सारे पॉइंट्स को, इसको चैप्टर को समझने के लिए इसके अंदर छोटी छोटी पहले
टर्म्स है उसको हम डिफाइन करते हैं। जैसे प्लास्टिसिटी या इलास्टिसिटी का गुण में सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है डिफॉर्मिंग फोर्स का, अर्थात उस बॉडी को इलास्टिसिटी का नेचर और प्लास्टिसिटी का नेचर कौन दिखा पाता है, तो उसका सबसे बड़ा ये है डिफॉर्मिंग फोर्स। अब आप ये बात कहेंगे कि सर पीछे में हम तो ऐसे बॉडी को पढ़े हैं जिसमें रिजिड बॉडी होता है, जैसे रोटेशनल मोशन चैप्टर में आप पढ़े होंगे तो वहां रिजिड बॉडी कहा जाता है। अब रिजिड बॉडी है तो उस बॉडी में सुने होंगे कि बॉडी को फोर्स जब लगाया जाता है एक्सटर्नल फोर्स तो बॉडी का शेप साइज चेंज ही नहीं होता है। तो ऐसा नहीं है कि दुनिया में ऐसा ऑब्जेक्ट है जिसको फोर्स हम लगाएं वो चेंज ही नहीं, ऐसा कभी नहीं, रियली में नहीं है। फोर्स लगाने पर तो दुनिया के हर ऑब्जेक्ट को हम चेंज कर सकते हैं। तो इसीलिए आज इस चैप्टर में वही हम पढ़ने वाले हैं कि अगर रोटेशनल मोशन में रिजिड बॉडी होता था जिसे फोर्स एक्ट करने से बॉडी का शेप साइज चेंज नहीं होता था, ये हम लोग कहते थे, उसको हम कहते रिजिड बॉडी। लेकिन आज हम ये पढ़ेंगे कि उसकी शेप और साइज चेंज होगा, यानी कोई बॉडी परफेक्टली रिजिड नहीं होता है। हम लोग फिजिक्स में स्टडी करने के लिए, उसके मोशंस को क्लियरिफाई करने के लिए उसे हम एज्यूम कर लेते हैं कि बॉडी रिजिड है, उस पर शेप साइज का इफेक्ट नहीं पड़ेगा, बाहर से फोर्स लगाएंगे कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन ऐसा नहीं है, सच में उसकी शेप साइज चेंज होता है। जैसे आज हम लोग एक फोर्स पढ़ रहे हैं जिसका नाम है डिफॉर्मिंग फोर्स। कौन फोर्स? डिफॉर्मिंग फोर्स। डिफॉर्मिंग फोर्स होता क्या है? देखिए, ये कोई एक्सटर्नल फोर्स है जो बॉडी पर एक्ट होता है ना। इसको आप ऐसे बोल सकते हैं, एन एक्सटर्नल फोर्स, एन एक्सटर्नल फोर्स, एन एक्सटर्नल फोर्स which changes the shape and size of a body. It's called deforming force. It's called deforming force. Deforming force को हम कह सकते हैं कि an external force which changes the shape and size of a body is called deforming force. Deforming force वो होते हैं जो किसी बॉडी के शेप और साइज को चेंज करता है, किसी ऑब्जेक्ट के शेप और साइज को चेंज करता है। अब दूसरे शब्दों में इसको भी लिख सकते हैं ऐसे करके। अगर इस तरह से नहीं लिखना है तो कोई और भी उपाय है, अपने से भी सोचें। जैसे एन external force which changes the configuration of a body it's called deforming force. तो ये डिफॉर्मिंग फोर्स भी है, ऐसे भी दे सकते हैं। एन एक्सटर्नल फोर्स विच चेंज द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ अ बॉडी, वो एक्सटर्नल फोर्स जो बॉडी के कॉन्फ़िगरेशन को चेंज करता हो, उसको हम कहते हैं डिफॉर्मिंग फोर्स। तो डिफॉर्मिंग फोर्स में आप चाहे इस तरह से लिखें, चाहे आप इस तरह से लिखें। आप सिंपल में इसको ही बोल सकते हैं कि दैट फोर्स विच चेंज द shape and size of a body या shape and size of an object is called deforming force. आप दोनों तरह से किसी बेस से भी आप डिफाइन कर सकते हैं, आपका डिफॉर्मिंग फोर्स दोनों बेस में करेक्ट है। अब बात ये आते हैं कि डिफॉर्मिंग फोर्स क्या करता है। बाबू लोग, अभी आपको मैं बहुत सारे एग्जाम्पल दिया, उसमें ये बताए कि डिफॉर्मिंग फोर्स से ही हमको पता चलेगा कि कोई बॉडी में प्लास्टिक का नेचर है कि कोई बॉडी में इलास्टिक का नेचर है। यही डिफॉर्मिंग फोर्स हमको बताएगा। तो अब यहां से हम बारी बारी से पढ़ते हैं कि क्या होता है प्लास्टिसिटी एंड क्या होता है इलास्टिसिटी। आइए हेडिंग लगाते हैं। यहां के बाद आप लोग लिख लेंगे, नहीं तो पॉज करके आप लोग लिख लेंगे। तो यहां से हम लोग आगे हेडिंग लगा रहे हैं, आप लोग भी हेडिंग लगाएं, साथ साथ लिखें, लिखने की कोशिश करें।
तो बाबू लोग नेक्स्ट जो है हमारा टॉपिक है इलास्टिसिटी। इलास्टिसिटी, अब सबसे पहले इलास्टिसिटी है क्या? तो इलास्टिसिटी हम कहते हैं किसको, कि जब कोई बॉडी जो होता है उस पर अगर डिफॉर्मिंग फोर्स हम एक्ट कर रहे हैं और डिफॉर्मिंग फोर्स फिर एक्ट करके फिर हटा लें तो बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन कर लेता है, प्राप्त कर लेता है। तो वैसे ही बॉडी को हम परफेक्टली, वैसे ही बॉडी को हम इलास्टिक बॉडी कहते हैं, या वैसे बॉडी को, प्रॉपर्टीज को हम लोग इलास्टिसिटी कहते हैं। जैसे इसको हम देखें कैसे लिखते हैं। इलास्टिसिटी क्या है, इसको ऐसे बोल सकते हैं, अ बॉडी regains its original shape and size after the removal of deforming force, after the removal of deforming force. It is said to be elastic body, and this property is called elasticity, and this property is called elasticity। कि मैं लिखा हूं क्या, ये बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर कोई बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लग रहा है और उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर लें, हटा लें, तो हटाने के बाद वो बॉडी अपनी ओरिजिनल शेप साइज को रिगेन कर लेता हो, मतलब प्राप्त कर लेता हो। तो वैसे बॉडी को हम बोलेंगे इलास्टिक बॉडी। और इस बॉडी में जो ये प्रॉपर्टी दिख रहा है, इस प्रॉपर्टी को हम बोलेंगे इलास्टिसिटी। इसको आप दूसरे तरीके से भी लिख सकते हैं। आप जो है ये सब चीज लिखने की अपने से कोशिश करें, अपने से दिमाग में उसको सेट करें, रटने की जरूरत नहीं है। रट के आप फिजिक्स को नहीं समझे। जैसे इसको दूसरे तरीके से कैसे लिख सकते, देखिए ऐसे बोल सकते हैं, the property of a body by virtue of which it regains its original configuration, regain its original configuration after the removal of deforming force, after the removal of deforming force is called elasticity। ऐसे भी हम कह सकते हैं। देखो क्या लिखे हैं, द प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी बाई वर्च्यू ऑफ विच इट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। मतलब किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स लगा रहे हैं तो बॉडी के डिफॉर्मिंग फोर्स को अगर रिमूव कर ले, हटा ले, तो बॉडी अपनी पुरानी जो कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन्स कर रहा है। तो बॉडी की यही जो प्रॉपर्टी है ना, इस प्रॉपर्टी को हम बोलते हैं इलास्टिसिटी। जैसे हम कैसे आपको कहे कि मान लीजिए आम के पेड़ में आम लटका हुआ है और उसे आप जो उसका डाली होता है उसे पकड़ के खींचते हैं और खींच के उसे फिर आम को तोड़ते हैं। तोड़ने के बाद छोड़ देते हैं, फिर से वही चल जाता है। यानी आप बाहर से डिफॉर्मिंग फोर्स उस पर एक्ट किए हुए थे, डिफॉर्मिंग फोर्स को आपने हटाया है ना, बॉडी अपना पीछे चला गया, वो डाली था जो फिर चला गया।
जैसे आपने बैलून में कहा, तो बैलून में आपने एयर एक्सटर्नल भरा, बाहर से एयर भरा, तो एयर से उसमें फोर्स एक्ट हुआ, उस फोर्स के कारण बैलून का साइज इंक्रीज हुआ। जैसे ही आपने एयर उससे निकाल दिया, फोर्स को कम कर दिया, बैलून अपनी पुरानी सिचुएशन में आ गया। तो ये सारी जो कहानी है ये सब डिफॉर्म, जैसे रबर की कहानी हम बता रहे थे, रबर पर आपने स्ट्रेच करके बाहर की फोर्स लगाया, उसको फिर डब्बे पर ऊपर लगाया, फिर जब जैसे ही आपने उस डब्बे से बाहर निकाला, उसका डिफॉर्मिंग फोर्स जो है कम हो गया, घट गया, खत्म हो गया, और बॉडी अपनी पुरानी सिचुएशन में आ गया। तो वहां पर रबर अपना पुराना सिचुएशन ग्रहण कर लिया। तो इस तरह से हम इलास्टिसिटी को समझ सकते हैं। अब एक सवाल उठता है कि जैसे स्टील अगर आपके सामने आ जाए, स्टील और एक रबर, तो क्वेश्चन ये राइज हो सकता है, इन विच ऑफ देम, मतलब स्टील और रबर में इन विच ऑफ देम इज मोर इलास्टिसिटी, रबर और स्टील में किसमें ज्यादा इलास्टिसिटी होता है? अब सवाल किस में होगा भाई? इलास्टिसिटी तो स्टील में भी होती है और इलास्टिसिटी रबर में भी होता है। लेकिन आप एक देखेंगे, जैसा स्टील का मान लीजिए पत्थर है, ये मान लीजिए पत्थर है, इस पर अगर फोर्स ऐसे लगाएंगे, देखेंगे बहुत जल्दी ऐसे ऐसे करता है, बहुत फास्ट। रबर को भी आप देखेंगे तो ही फास्ट होता है। बट ये दोनों जो में इलास्टिसिटी का गुण होता है ना, वो इलास्टिसिटी का गुण एक लिमिट तक होता है। आप जैसे स्टील को आप ऐसे ज्यादा कस के डिफॉर्मिंग फोर्स लगा दीजिएगा तो वो प्लास्टिक का नेचर ले लेगा, वो वापस नहीं लौट पाएगा। लेकिन उसके इलास्टिक लिमिट तक अगर फोर्स लगाइएगा तो उसमें जो वापस आने की टेंडेंसी है वो रबर से कहीं ज्यादा है। ऐसे आगे चल के इसकी वैल्यू पर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी की कहानी पढ़िएगा तो वहां वैल्यू वाइज भी देखिएगा कि स्टील की इलास्टिसिटी की वैल्यू ज्यादा होता है इन कंपेरिजन टू रबर। तो उसका वजह यह है कि ये सारे जितने भी इलास्टिसिटी हम लोग पढ़ रहे हैं, ये बॉडी में इलास्टिसिटी का गुण तभी तक रहेगा जब बॉडी में इलास्टिक लिमिट तक फोर्स लगाया जाए। अगर इलास्टिक लिमिट से एक्स्ट्रा फोर्स लगा लेते हैं तो बॉडी प्लास्टिक का नेचर बन जाएगा और फिर बॉडी अपनी पुरानी अवस्था में नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसको समझ रहे होंगे। तो अगर आपको क्वेश्चन ऐसा है कि सर स्टील और रबर में कौन ज्यादा इलास्टिसिटी है, तो वहां पर आप लिख सकते हैं स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। इसको हम लिख सकते हैं कहीं, देखिए लिख देते हैं, स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील इज मोर इलास्टिक देन रबर। स्टील जो होता है वो रबर से ज्यादा इलास्टिक होता है या ज्यादा इलास्टिसिटी होता है। ठीक है, तो यहां तक क्लियर हो गया आप लोग को? यहां तक लिख लिए, सभी को कंप्लीट हो गया यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। आप लोग नहीं लिखे तो पॉज करके लिख लीजिए, मिटाते हैं। अब यहां के बाद जो बाबू लोग हम लोग जो है इलास्टिसिटी तो समझे कि क्या है इलास्टिसिटी। अब यहां से हम लोग परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसको कहते हैं ये समझते हैं। कौन बॉडी? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी। परफेक्टली इलास्टिक बॉडी क्या होता है? परफेक्टली इलास्टिक बॉडी, आइए परफेक्टली इलास्टिक बॉडी को देखते हैं। इफ a body regain its original shape and size immediately or completely after the removal of
डिफॉर्मिंग फोर्स, आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। देखिए, इफ अ बॉडी रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज इमीडिएटली, है ना, और कंप्लीटली आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स। अगर हम किसी बॉडी पर डिफॉर्मिंग फोर्स अगर हटाते हैं तो बॉडी इमीडिएटली मतलब तुरंत, कंप्लीटली मतलब पूर्ण रूप से कोई बॉडी अपनी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को, ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन्स कर लेता है, तो उस बॉडी को हम कहते हैं प्लास्टिक बॉडी, सॉरी इलास्टिक बॉडी। जैसे आप इसमें देखिए, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी में कहा गया है कि अगर डिफॉर्मिंग फोर्स आप एक्ट कर रहे हैं और उस डिफॉर्मिंग फोर्स को हटा लिया जाए तो बॉडी कंप्लीटली या इमीडिएटली अपनी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन्स कर लेता है, तो हम उसे कहेंगे कि वो बॉडी कैसा है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी है। ओके, अब जो है इसमें जो है दूसरा कहानी आएगा, जैसे प्लास्टिसिटी क्या होता है। प्लास्टिसिटी, तो प्लास्टिसिटी में क्या है कि इफ अ बॉडी डज नॉट regains its original shape and size even after the removal of deforming force, even after the removal of deforming force, it is said to be plastic body, and this property is called plasticity। देखिए, अब इसमें जो है प्लास्टिसिटी क्या है, मैं लिखा इफ अ बॉडी डज नॉट रिगेन्स इट्स ओरिजिनल शेप एंड साइज। कोई बॉडी ओरिजिनल शेप एंड साइज को रिगेन नहीं करता, कब नहीं रिगेन करता हो, देखो, इवन आफ्टर द रिमूवल ऑफ डिफॉर्मिंग फोर्स, मतलब उस पर जो डिफॉर्मिंग फोर्स एक्ट हो रहा है उसे हम रिमूव कर लें, रिमूव करने के बाद भी बॉडी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशंस को नहीं रिगेन करता हो, तो वैसे बॉडी होंगे प्लास्टिक बॉडी। जैसे आपने अभी क्या बताया, लंप ऑफ मड, मड का ढेर, या लंप ऑफ पुटी, ये लंप ऑफ मड जो है, इस पर अगर बाहर से कोई डिफॉर्मिंग फोर्स हम लगा देते हैं तो उस जैसा शेप पहले था उस तरह का नहीं, नया शेप बदल जाता है। जैसे लोहार होता है, हैमर से लोहे को जो है पीट पीट के चौड़ा कर देता है, तो वापस नहीं होता है। देखोगे बढ़िया मिस्त्री कारपेंटर को लकड़ी को आरी से काट देता है, काटने के बाद उसको हटा दिया, फिर उसको अगर साथ में रखिएगा तो जैसे पहले शेप था वैसा नहीं बना। तो ये सब कैसा नेचर बन गया, प्लास्टिक का नेचर बन गया। ये सब बॉडी में प्लास्टिसिटी का गुण है। ओके, तो आप जो है प्लास्टिसिटी समझे होंगे, प्लास्टिसिटी क्या होता है, परफेक्टली इलास्टिक बॉडी किसको कहते हैं ये भी आप समझे होंगे, है ना। तो इस तरह से हम प्लास्टिसिटी को भी समझ सकते हैं। अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है इसके बाद हम आगे लिखते हैं, आगे समझाते हैं। इसको अगर समझ गए हैं जल्दी से लिख लीजिए। क्लियर हो गया, हटा दे इसको। ओके, जल्दी से इसको लिख लिया करें, जिनको नहीं हुआ है पॉज करके या बैक करके पीछे करके लिख लें। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं, अब लोग इसकी नेक्स्ट टॉपिक, और वो है प्लास्टिक बॉडी को परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी कैसे कहेंगे। परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी क्या है। अब परफेक्टली प्लास्टिक बॉडी को समझने के लिए हम लोग जो है इसको कैसे क्लियरफाइड करेंगे वो देखिए। इसको ऐसे बोल सकते हैं
कि those body which do not regains its original configuration even after the removal of deforming force. Those body which do not regains its original configuration even after the removal of deforming force. अगर डिफॉर्मिंग फोर्स को हम रिमूव कर दें, हटा दें, तो भी बॉडी ओरिजिनल कॉन्फ़िगरेशन को रिगेन्स नहीं कर पाएगा। तो ऐसे बॉडी को हम बोलेंगे प्लास्टिक बॉडी। और कैसा बॉडी? परफेक्टली प्लास्टिक। लेकिन आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि कोई भी बॉडी जो होता है, दुनिया में कोई भी बॉडी होता है, नो एनी बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। अभी तो हम डेफिनेशन से आप लोग को समझाए परफेक्टली इलास्टिक क्या है, परफेक्टली प्लास्टिक क्या है। लेकिन नो एनी बॉडी, समझ रहे हैं, नो एनी बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। ऑल द बॉडीज आर फाउंड इन नेचर and lie between two limits. When the elastic behavior of a body is decreases, then its plasticity is increases. अगर कोई बॉडी में इलास्टिक बिहेवियर को डिक्रीज करते हैं तो उस बॉडी में प्लास्टिक बिहेवियर इंक्रीज करेगा। ये जो है पूरी बॉडी में है। लेकिन आप कहेंगे कि सर तो आपने तो प्लास्टिसिटी और इलास्टिसिटी पूरा अलग अलग पढ़ाया। जी हाँ, टॉपिक तो मैं अलग पढ़ाया, लेकिन सब ये जितने भी बातें सत्य हैं ये इलास्टिक लिमिट तक है। इस इलास्टिक लिमिट को रॉबर्ट हुक्स ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू समझाए भी हैं। अभी आगे आपको रॉबर्ट हुक का एक्सपेरिमेंट भी आपको समझाएंगे। थॉमस यंग साहब की कहानी भी इसमें है। उन्होंने बताया है कि इलास्टिसिटी का गुण बॉडी में जो है वो किसी इलास्टिक लिमिट तक है। उस लिमिट से आगे जाने पर बॉडी में प्लास्टिसिटी का गुण आता है, बॉडी प्लास्टिक नेचर फॉलो करने लगता है। ओके, तो इसको दिमाग में बैठा लीजिए कि आपके नॉलेज के लिए यह जरूरी है कि नो एनी बॉडी इज परफेक्टली इलास्टिक और परफेक्टली प्लास्टिक। ऑल द बॉडीज आर फाउंड इन नेचर, lie between two limits. When the elastic behavior of a body is decreases, then its plastic behavior increases. Okay? आशा करते होंगे कि आप इतना तक समझे होंगे। ऐसे अगर आपको नॉलेज के लिए है तो इसको लिख सकते हैं, यहां पर लिख देते हैं। फॉर योर नॉलेज, for your knowledge, no anybody is perfectly elastic or perfectly plastic. No anybody is perfectly elastic or perfectly plastic. All the bodies are formed in nature, lie between two limits, lie between two limits. When the elastic behavior of a body is decreases,